नमस्कार दोस्तों, हम हैं प्रदीप सिंह और आप देख रहे हैं इतिहास गंगा। मित्रों, पूर्व के अंक में हम लोगों ने 1857 की क्रांति के स्वरूप के बारे में, कारण के बारे में और प्रसार के बारे में चर्चा की थी। आज के इस अंक में हम क्रांति के प्रसार को आगे बढ़ाते हुए उसकी असफलता के कारण, क्रांति के महत्व और क्रांति के परिणाम के ऊपर चर्चा करेंगे। मित्रों, चूंकि यह पूर्ण कथानक बहुत ही तथ्यों से भरा हुआ है, इसलिए संपूर्ण तथ्यों को ध्यान से सुने, आवश्यक समझे तो अंकित करते हुए चले। अगर कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी भ्रम हो या कंफ्यूजन हो तो उसे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। मित्रों, एक बार पुराने तथ्यों को दोहराएंगे कि क्रांति का प्रसार कहाँ कहाँ और कब कब हुआ था। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने इसका नेतृत्व किया था, अपने अल्पवयस्क पुत्र बिरजिस कादिर को नवाब बनाकर। कानपुर में नाना साहब का वास्तविक नाम धोधूपंत था। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया था। बिहार में कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था। इलाहाबाद में लियाकत अली ने नेतृत्व किया था। फैजाबाद में अहमदुल्ला ने किया था। बरेली में खान बहादुर खान ने किया था। असम में कंदरपेश्वर सिंह और मनीराम दत्ता ने किया था। उड़ीसा में सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही ने किया था। राजस्थान में विद्रोह का प्रसार बहुत तो नहीं हुआ था, लेकिन कोटा ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों का केंद्र रहा, जहां पर उदयपाल और हृदयपाल ने केंद्र बनाकर विद्रोह का नेतृत्व किया था। इस प्रकार नेतृत्व हुआ। नेतृत्व लगभग 1858 या उसके कुछ समय बाद तक दबा दिया गया। मोटा माटी देखें तो 1857 की क्रांति असफल ही कही जाएगी, परंतु विचार का विषय ये है कि 1857 की क्रांति असफल क्यों हुई और क्या ये क्रांति पूरी तरह से असफल थी या इसका कुछ महत्व था। इसके नेपथ्य में और परोक्ष रूप से कुछ न कुछ हमने हासिल किया, इस विषय पे भी विचार करना होगा। तो सबसे पहले बंधुओं, ये विचार करते हैं कि क्या कारण था और किस कारण से हमारी 1857 की क्रांति असफल हुई। क्रांति की असफलता के विषय में चर्चा करते हैं तो कुछ प्रमुख बिंदु स्पष्ट हैं। सबसे पहला कि क्रांति का जो स्वरूप था वो बहुत ही सीमित था। हमारे कुछ देसी राजाओं ने, सामंतों ने गद्दारी भी की। हमारे पास नेतृत्व का अभाव था, हमारे पास साधन का अभाव था, हमारे पास धन का अभाव था, नेतृत्व का अभाव था, संपूर्ण जनमानस की भागीदारी का अभाव था, शिक्षित वर्ग का अभाव था, कृषक वर्ग का समर्थन प्राप्त नहीं था और जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था वो यह था कि परिस्थितियां धीरे धीरे अंग्रेजों के अनुकूल होती जा रही थी और विद्रोहियों के, सैनिकों के प्रतिकूल होती जा रही थी। अब इन सारे कारणों पे विषयवार और अच्छी दृष्टि से चर्चा करते हैं। सबसे पहले ये कि सीमित स्वरूप था। हमारा जो विद्रोह था वह उत्तर भारत में फैला, जैसे कि हम लोगों ने अभी चर्चा की थी कि लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, झांसी, बिहार, असम, इन सारे स्थानों पर फैला। लेकिन अगर ये संपूर्ण भारत में फैलता तो इसकी स्थिति और अच्छी होती। एक इतिहासकार ने कैनिंग के एक स्टेट को कोट किया है, जिसमें कैनिंग ने कहा है कि अगर कुछ सामंती प्रतिनिधियों का, कुछ राजाओं का हमको समर्थन प्राप्त नहीं होता तो ये सैलाब पूरी कंपनी को, यानी कि ब्रिटिश कंपनी को उखाड़ के फेंक देता। इससे स्पष्ट है कि विद्रोह कमतर नहीं था, कमजोर नहीं था, लेकिन हाँ कुछ कमियां रह गईं, कुछ समर्थन का अभाव रह गया। दूसरा, जैसे कि मैंने बात की कि कुछ देसी राजाओं ने, कुछ गद्दारों ने गद्दारी की, विद्रोह को समर्थन नहीं किया और विद्रोह को समर्थन नहीं किया तो वो अधिक प्रसारित नहीं हो सका। जैसे कि झांसी की अगर बात करें तो झांसी की रानी जब झांसी से भागी और कालपी पहुंची, कालपी पहुंचने के बाद वो ग्वालियर पहुंची, तो ग्वालियर के जो तत्कालीन राजा थे उन्होंने अंग्रेजों को सूचित किया और अंग्रेजों के उस प्रहार से रानी वीरगति को प्राप्त हुई। इसी तरह से तात्या टोपे को भी ग्वालियर की गद्दारी की वजह से ही फांसी हुई और भी इसी तरह से कई राजाओं ने गद्दारी की और ये एक बहुत बड़ा कारण बना जिससे कि विद्रोह असफल हुआ। उसके बाद आते हैं कि संगठन का बहुत बड़ा अभाव था। चूंकि ये जो संपूर्ण सैनिक विद्रोह था वो 10 मई को होना था, लेकिन 10 मई को हो गया, लेकिन वो होना था 13 मई को। जैसे कि पिछले अंक में भी मैंने कहा कि 11 मई को यमुना पार करके दिल्ली पे कब्जा किया गया। तो ये सब
जो पूरी रणनीति बनी थी वो 13 मई की बनी थी, लेकिन वो 10 मई को ही हो गया। सैनिकों का उतावलापन था, जिसे कोई नेतृत्व करने वाला नहीं था। दूसरा की बात होती है नेतृत्व क्षमता का अभाव। सैनिकों ने आगे बढ़ के बहादुर शाह जफर साहब को अपना शहंशाह घोषित कर दिया, और जफर साहब खुद ही दुविधा में थे। 80 साल लगभग उम्र हो रही थी, वो क्या नेतृत्व करते, क्या ही नेतृत्व करते। तो नेतृत्व का भी अभाव हुआ। और एक जो बहुत बड़ा विषय ये है कि सैनिक आगे तो बढ़ते चले जा रहे थे, लड़ाइयां भी कर रहे थे, जीत भी रहे थे, हार भी रहे थे, लेकिन वाकई में क्या सैनिक ये जानते थे कि उनको हासिल करना क्या है, उनको आगे बढ़ के करना क्या है। मान लीजिए लड़ा गया, जीता गया, उसके बाद तो ये जो एक उद्देश्य की कमी है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण था कि विद्रोह असफल रहा। शिक्षित वर्ग ने बिल्कुल भी इस विद्रोह में सहभागिता नहीं निभाई, स्वयं को दूर रखा। व्यापारिक वर्ग ने भी दूर रखा, और कहीं ना कहीं अंग्रेजों को सहयोग भी दिया। कृषक वर्ग ने बिल्कुल भी सहयोग नहीं दिया, वो अपने कार्य में लिप्त रहे। यही कारण था कि उत्तर भारत में तो कुछ फैला, बंगाल के भी कुछ क्षेत्र में फैला, लेकिन बंगाल, पंजाब बिल्कुल अछूते रहे, अब मद्रास बिल्कुल अछूता रहा। तो इस कारण कि ये पूरा जो विद्रोह था सीमित होता गया। और एक बड़ी बात जो मैंने अभी कुछ देर पहले ही कही कि जो परिस्थितियां थी वो अंग्रेजों के प्रतिकूल थी, और अंग्रेजों के अनुकूल थी और विद्रोहियों के प्रतिकूल थी। उस समय तक चीन और क्रीमिया का युद्ध शांत हो चुका था। अंग्रेजों ने वैश्विक रूप से अपने पक्ष में जन समर्थन प्राप्त करना प्रारंभ कर दिया था। कोई भी विदेशी ताकत सैनिक विद्रोहियों को समर्थन करने के पक्ष में नहीं थी, और धीरे धीरे सनह यह विद्रोह समाप्त हो गया। अब बात करते हैं विद्रोह के महत्व की। विद्रोह तो समाप्त हो गया मित्रों, विद्रोह समाप्त हुआ, विद्रोह असफल घोषित भी हुआ और असफल था भी, लेकिन क्या पूरी तरह से असफल रहा यह विद्रोह? नहीं, हमने बहुत कुछ हासिल भी किया। सबसे बड़ी बात कि जब हम विद्रोह के प्रसार को देखते हैं तो हम देखते हैं कि रानी झांसी के लिए लड़ रही हैं, नाना साहब कानपुर के लिए लड़ रहे हैं, लियाकत अली इलाहाबाद के लिए लड़ रहे हैं, अहमदुल्ला फैजाबाद के लिए लड़ रहे हैं, तात्या टोपे कानपुर और झांसी के लिए लड़ रहे हैं, कुंवर सिंह आरा के लिए लड़ रहे हैं, जगदीशपुर के लिए लड़ रहे हैं, बिहार के लिए लड़ रहे हैं, उज्जवल शाही राजशाही उड़ीसा के लिए लड़ रहे हैं। भारत के लिए कौन लड़ रहा है? एक सूत्र का अभाव है, एक डोर की कमी है। जो इस संपूर्ण भूखंड को भारत बनाता था, उस सोच की कमी थी। अंग्रेजों को तो ये समझ में आ गया कि इस तरह से इस विद्रोह के बाद यहाँ की जनता को, इस देश को गुलामी की जंजीरों में बहुत दिन तक जकड़ के नहीं रखा जा सकता है। लेकिन भारतीयों को भी ये समझ में आ गया कि केवल कुछ तलवार और भाले लेके और कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग इकट्ठा होकर हम अंग्रेजों को खदेड़ नहीं सकते। उसके लिए जरूरी है एक होने के। भारत के इस भूखंड को भारत राष्ट्र बनाना होगा, ये समझ में आ गया। भारत की राष्ट्रवादिता की जो सोच थी उसको प्रखर करना होगा, प्रबल करना होगा, बढ़ाना होगा और संपूर्ण भूखंड में फैलाना होगा। ऐसा नहीं है कि भारतीय राष्ट्रवाद पनपा ही नहीं था ही नहीं। भारतीय राष्ट्रवाद बहुत प्राचीन है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने एक बार भाई लक्ष्मण को समझाते हुए कहा था कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मेरी माँ, हमारी मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। और यह इंगित करते हुए कहा था कि लक्ष्मण देखो, ये जो सोने की लंका है, इससे कहीं बढ़कर हमारी माँ है, हमारी मातृभूमि। तो हमारा जो जनमानस था, हमारा जो भूखंड है, भारत है, जो आर्यावर्त है, उसमें कभी भी राष्ट्रवाद की कमी नहीं थी। परंतु उस राष्ट्रवाद को एक निश्चित भूखंड से बांधने की और उसके प्रति स्नेह, उसके प्रति निष्ठा रखने की बात थी, जो अब बनाना पड़ता, उसकी कमी आ गई थी। और लोगों को ये समझ में आ गया था कि हमको एक होना पड़ेगा, भारत को एक राष्ट्र के रूप में प्रदर्शित करना ही होगा। ये महत्व आया, लोगों के अंदर ये सोच आई। और अंग्रेजों ने भी एक सीख ली कि अब केवल कंपनी शासन करके, शोषण करके इस देश पे कब्जा नहीं कर सकती। सुधारगत दृष्टि को अपनाना पड़ेगा। अंग्रेजों ने किया भी। अंग्रेजों ने अपनी दृष्टि में सुधार लाए, प्रयास भी किए, लगातार प्रयास किए। और उससे एक बड़ा प्रभाव ये आया कि जो संवैधानिक स्तर था, जो प्रशासनिक स्तर था, उसमें भारतीयों की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास अंग्रेजों ने किया। भारतीयों को भी भागीदारी दी जाने लगी। अब आते हैं परिणाम पे। मित्रों, क्या हुआ कि 1 अक्टूबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में एक सभा का आयोजन किया गया। और उस सभा में सबसे महत्वपूर्ण ये था कि जो भारत की बागडोर थी वो कंपनी के हाथों से निकल के क्राउन के अधीन हो गई। अब कंपनी के
अधीनस्थ जितना भी क्षेत्र था वो सीधे क्राउन के अधीन था। अब वहाँ शासन का जो भी उत्तरदायित्व था वो सीधे ब्रिटिश हुकूमत का था। पहले भारत में जो गवर्नर जनरल होते थे अब वो वायसराय होंगे। अंग्रेजों ने सुनिश्चित किया कि अब किसी भी भारतीय भूभाग को अंग्रेजी हुकूमत में मिलाया नहीं जाएगा। लॉर्ड डलहौजी की जो व्यपगत नीति थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति थी, उसको समाप्त कर दिया जाएगा। उत्तराधिकार के नियम में लेकर जो कट्टरता बरती गई थी उसे समाप्त कर दी जाएगी। जो भी शासक है जिसे भी अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहे बना सकता था। एक चीज और की गई कि भारत के धर्म संबंधी, व्यवहार संबंधी और पंथ संबंधी जो भी फेरबदल पिछले कुछ वर्षों में किए गए थे उन पे भी ब्रिटिश हुकूमत ने एकदम अपना निर्णय साफ किया कि वो इस तरह का कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और सुधारवादी दृष्टिकोण अपनाया। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि अंग्रेजों को ये समझ में आ गया कि इस तरह से काम चलेगा नहीं। इसको आगे बढ़ाने के लिए और लंबे समय तक शासन करने के लिए ये जरूरी है कि सुधारवादी दृष्टिकोण अपनाया जाए, क्योंकि अब केवल शोषण करके, मारपीट करके या सैनिक रूप से दबा के इस तरह से काम चलेगा नहीं। खैर, विद्रोह समाप्त हुआ। लेकिन मित्रों, 1857 के संपूर्ण विद्रोह पे बात करने से एक बात यह तो स्पष्ट हो गई कि भारत में अब वो जो क्रांति का बीजारोपण था वो प्रबल रूप से हो चुका था। ऐसा नहीं है कि 1857 के पूर्व में विद्रोह नहीं हुए थे। कई सारे जनजातीय विद्रोह हुए थे, कई सैनिक विद्रोह भी हुए थे। लेकिन 1857 का जो विद्रोह था, एक तो सबसे बड़ी बात यह थी कि इसका प्रसार बड़ा था। लोगों की जो भी भागीदारी थी पूर्व की अपेक्षा अधिक थी, और अंग्रेजी हुकूमत की जड़ों को जो हिलाना था वो बखूबी इस क्रांति ने कर दिया था। एक बात मित्रों यहीं पर मैं और जोड़ना चाहता हूं कि 1857 के विद्रोह के पहले एक विद्रोह हुआ था बंगाल की पृष्ठभूमि पे। उसका नाम था सैनिक विद्रोह या फकीर विद्रोह भी कहते हैं। वैसे वो सन्यासी विद्रोह के नाम से ही जाना जाता है। सन्यासी विद्रोह था। हमारा राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की पुस्तक आनंद मठ से लिया गया है, और आनंद मठ का जो प्रमुख कथानक है वो सन्यासी विद्रोह ही है। क्या हुआ था कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में लगातार अकाल पड़े थे, जिससे क्या खाने पीने की भी कमी हो गई थी, अनाज की कमी हो गई थी। लेकिन अंग्रेजों ने लगान में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं की थी। तो जो उस समय के सन्यासी थे उन्होंने कुछ गोलबंदी की और अंग्रेजी भंडारों को लूटा, और जो तत्कालीन ऐसे व्यापारी थे जो अंग्रेजों का सहयोग करते थे उनके भी भंडारों को लूटा और जनमानस में फैला दिया। थोड़ा सा राउडी टाइप की छवि थी उनकी, लेकिन उन्होंने किया। और उस समय वो एक, चूंकि कथानक के अनुसार ऐसा माना जाता है कि वो वंदे मातरम, जो कि हमारा राष्ट्रगीत है, उसको गाते थे। आज थोड़ा सा स्वास्थ्य न सही होने के कारण ये समस्याएं आ रही हैं। तो सन्यासी विद्रोह 1857 के विद्रोह के पहले एक ऐसा विद्रोह था जिसका प्रसार हुआ, बड़े स्तर पर प्रसार हुआ, लेकिन वो केवल बंगाल की पृष्ठभूमि पर ही था। तो अक्सर पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह के पहले कोई बड़ा विद्रोह हुआ तो आप सन्यासी विद्रोह पर जा सकते हैं। मित्रों, इस वीडियो को समाप्त करने के पहले तथ्यों को एक बार दोबारा सरसरी निगाह से देखा जाता है। उस वजह से चूंकि टीजीटी पीजीटी का भी एग्जाम आ रहा है, मित्रों याद रखिएगा कि जुलाई में बीईओ खंड शिक्षा अधिकारी का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप लोग अपनी कमर कस लीजिए, और जो भी हमारे साथी, हमारे मित्रगण यूपीएससी और यूपीपीएससी की तैयारी में लगे हुए हैं वो तो एकदम मतलब कमर कस ही लें। घोड़े मैदान में जितनी तेजी से दौड़ा सकते हैं दौड़ा ही लें। सबसे पहले जब क्रांति भारत में हुई उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पार्मस्टन थे, गवर्नर जनरल कैनिंग बन चुके थे। भारत के या दिल्ली के हैं तो ज्यादा उचित होगा, दिल्ली के बहादुर शाह जफर थे। बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर के विषय में एक चीज स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि दिल्ली में क्रांति पर कब्जा कर लिया था कैंपबेल ने। उसके बाद उनको निर्वासित कर दिया गया, हुमायूं के मकबरे में उनको कैद किया गया। हुमायूं के मकबरे में कैद करने के बाद उनको एक प्रश्न बहुत पूछा जाता है मित्रों कि बहादुर शाह जफर का क्या हुआ। तो बहादुर शाह जफर को
रंगून निर्वासित कर दिया गया था। रंगून में ही फिर उनकी मृत्यु हो गई। और जिस समय दिल्ली पे क्रांति हुई, उस समय वहां पे बहुत ही मशहूर शायर मिर्जा गालिब मौजूद थे और उन्होंने अपनी कही अनकही में एक लाइन भी लिखी थी कि मैं यहाँ बहुत बड़े खून के समंदर को देख रहा हूँ, या खुदा मुझे अभी और क्या देखना बदा है। तो दोस्तों, वो मंजर बहुत खराब था। बहादुर शाह जफर के कुछ पुत्रों को लाल किला के पश्चिमी गेट पे कत्ल कर दिया गया था, इस वजह से उसे खूनी दरवाजा भी कहते हैं। तो तत्कालीन समय में दिल्ली के बादशाह थे बहादुर शाह द्वितीय जफर। उसके बाद प्रसार पे आते हैं। तो प्रसार पे जैसे कि मैंने आपको बताया भी कि अवध में या लखनऊ में बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया। फैजाबाद में, चूंकि अवध से ही लखनऊ से ही जुड़ा हुआ है, फैजाबाद में अहमदुल्ला, कानपुर में नवाब शाह, कानपुर में नाना साहब धोंधूपंत, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद में लियाकत अली, रुहेलखंड बरेली। वैसे बरेली, रुहेलखंड इस तरह से नाम पूछे जाएंगे तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। खान बहादुर खान, असम में कंदपेश्वर सिंह, मनीराम दत्ता, उड़ीसा में सुरेंद्र शाही, उज्जवल शाही, और बिहार में कुंवर सिंह। आरा पूछा जाएगा, जगदीशपुर पूछा जाएगा तो कुंवर सिंह ही लगाना है। और कोटा राजस्थान तो हृदयपाल, उदयपाल, इन लोगों ने किया। दो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जिनके बारे में पूछा जाता है। एक तो द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 वीडी सावरकर साहब की ही है, और वीडी सावरकर साहब ने ही कहा था कि यह प्रथम स्वाधीनता संग्राम है। दोनों लाइनें अच्छे से याद रखिएगा, कोट की जाती हैं, बहुतायत पूछी जाती हैं। दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक है 1857 एस एन सेन साहब की है, ये भी बहुत पूछी जाती है। और कुछ इतिहासकार इसको प्रथम इतिहास संग्रह भी मानते हैं। और आगे बढ़ते हैं, फिर किन कारणों से इसे दबाया जा सका, तो उसमें स्वरूप का सीमित होना, संसाधन का अभाव होना, नेतृत्व का अभाव होना, धन का अभाव होना, कुछ देसी राजाओं की गद्दारियां, शिक्षित वर्ग का समर्थन न करना, कृषक वर्ग का समर्थन न करना, अंग्रेजों के प्रति परिस्थितियों की अनुकूलता, हमारे प्रति प्रतिकूलता। जैसे कि मैंने बताया था, चीन और क्रीमिया का युद्ध समाप्त हो चुका था, अंग्रेज अब इधर उधर कहीं व्यस्त नहीं थे, उन्होंने पूरा फोकस किया इस क्रांति को दबाने पे और दबा भी लिया। मित्रों, कुछ अस्वस्थता कारण बहुत पसीना आ रहा है। खैर, ये हमारे इस चर्चा के बीच में बाधक नहीं बनेगा, क्योंकि हम लोग एकदम मन से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और फिर कुछ एक बिंदु ये है कि 1 नवंबर 1858 को मिंटो पार्क इलाहाबाद में वो जनसभा हुई थी, जिसमें रानी विक्टोरिया की तरफ से घोषणाएं की गई थी। ये डेट याद रखिएगा, 1 नवंबर 1858, मिंटो पार्क इलाहाबाद। वायसराय बनने लगे थे गवर्नर जनरल की जगह, कैनिंग थे। तो इस तरह से संपूर्ण क्रांति का विषय समाप्त होता है। किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन हो या प्रश्न हो, आप कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। मित्रों, अगले अंक में हम राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में क्या अंतर है, कैसे क्या है, इनका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय इतिहास क्या है, इस पर भी चर्चा करेंगे। और फिर आधुनिक भारत की तरफ तेजी से बढ़ेंगे, और अधिक तथ्यों के साथ, और अधिक चर्चाओं के साथ, और अधिक कहानियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।